स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोडेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक या कंटेंट लेकर आया हूं वह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो उसी को मैं आज जो है यहाँ पर लेक्चर में लेने वाला हूँ। तो इसमें आप उसके केमिकल कंपोजिशन या उसका फॉर्मेशन या उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज है या राइबोसोम से जुड़ी बातें आप यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बायोडेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें। तो देखिए, अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बातें करते हैं, जिसको हम इन शॉर्ट ER नाम भी देते हैं, तो देखिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि इनका फॉर्मेशन किन ऑर्गेनेलीज से हुआ है। सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पर फाउंड होते हैं। तो ध्यान देंगे, ये कभी भी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स में ये एब्सोल्युटली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। कहां प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में ये फाउंड होते हैं। तो ध्यान देंगे इस बात पर। सबसे पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स बट प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है, उन सभी में ये डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं। दूसरे, ये क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होते हैं क्योंकि इनकी जो सराउंडिंग कवरिंग मेम्ब्रेन है वो केवल एक ही होती है। तो हम कह सकते हैं दे आर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज एंड फाउंड इन यूकैरियोट्स ओनली। तो देखिए, अगर हम यूकैरियोटिक सिस्टम की बातें करते हैं तो यूकैरियोटिक सिस्टम में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, तो वहां से ये क्रिएट होते हैं, वहां से इवोल्व होते हैं, जिनको हम ER नाम देते हैं। इसमें भी कैटेगरीज होती है कि ER कौन कौन से टाइप के होते हैं, हम बातें आगे डिस्कस करेंगे। हम कह सकते हैं कि दे इवोल्व फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये केंद्रीय झिल्ली की जो बाह्य स्ट्रक्चर होती है वहां से डेवलप होते हैं, वहां से ओरिजिनेट होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर डिस्कवरी की बात आती है तो फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पोर्टर। तो पोर्टर ने सबसे पहले डिस्कवर करने का काम किया है। सबसे ज्यादा जो रिकॉग्निशन जाता है डिस्कवरी करने का वो किनको जाता है, पोर्टर को जाता है। साथ में थॉमसन भी थे, है ना, साथ में थॉमसन ने भी स्टडी किया है इसको, बट जो फुली रिकॉग्निशन जाता है किसको जाता है, पोर्टर को जाता है। स्टडीड ऑल्सो बाय थॉमसन। तो थॉमसन ने भी इसको स्टडी किया है, बट जो मेन स्टडी करने का जो रिकॉग्निशन गया वो किसके पास गया है, पोर्टर के पास गया है। तो देखिए, अब अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बातें करते हैं तो प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका टारगेट क्या होता है, ये ऐसे एरियाज में डेवलप होते हैं जहां पर या तो लिपिड या स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, या जहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है वहां पर भी ER डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं। अब कंडीशन ये आती है कि किन टाइप की सेल्स में होता है। अगर मैं एनिमल्स के केसेस में बात करूं, अगर मैं ह्यूमन के केसेस में बात करूं, तो ह्यूमन के केस में ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक सेल्स में होते हैं जैसे दे आर फाउंड इन एडिपोज टिश्यू। आपने नाम सुना होगा एडिपोज टिश्यू। और मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रिएटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। गोबलेट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। लीवर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और रेटिनल सेल्स ऑफ आईज में भी ये प्रेजेंट होते हैं। एंड निसल ग्रेन्यूल्स ऑफ ब्रेन में भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो स्पेसिफिक सेल्स में इनकी प्रेजेंस ज्यादा होती है। अब आप देखिए, अगर हम ER की बातें करते हैं
तो ER का जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें लगभग 60% प्रोटीन होता है एंड 40% क्या होता है, लिपिड्स होते हैं। ये इनका केमिकल कंपोजिशन है। तो ER का जो रोल है वो सेल डिवीजन में भी बहुत ज्यादा होता है। जब सेल मेम्ब्रेन को रिफॉर्म करना होता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, तो वहां पर भी किनका रोल है, या सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन को रिफॉर्म करना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रिफॉर्म करना होता है, तो ER से क्या बनता है, गोल्जी बॉडी बनता है। और गोल्जी बॉडी फिर किसको फॉर्म करता है, गोल्जी बॉडी फिर सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, या आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, और जो ER से आपने सुना होगा कि जो सेल की मेम्ब्रेन है उसको भी सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। तो पहले ER से क्या बनेगा, गोल्जी बॉडी बनेगा, और गोल्जी बॉडी किसको बनाएगा, तब वो साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल की मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करने का काम करेगा। तो अब देखिए, अगर हम यहां पर इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, तो 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। उन तीनों के नाम यहां पर लिख रहा हूं। वो 3 टाइप के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 वेसिकल्स, एंड नंबर 3 इज TUBULES, ट्यूबुल्स। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी बॉडी है, दोनों में डिफरेंस ये है कि गोल्जी बॉडी की एक लोकेलिटी होती है, यानी सेल में पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होता है। बट जब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बातें करता हूं, जिसको हम ER भी कह सकते हैं, हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जाली का नाम देते हैं, तो ये वाइड स्प्रेड होती है इनटू द सेल साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में फैली होती है। जबकि गोल्जी बॉडी क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक लोकेलिटी में प्रेजेंट होती है, एक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होती है। तो यहां पर जब इनिशिएट करती है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से इनिशिएट करती है, बट वो कहां तक फैल जाती है, वो जो उसका डायस्टल एंड होता है, दूर वाला एंड होता है, तो वो सेल की मेम्ब्रेन तक पहुंच जाती है, तो वहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो 3 तरह के कंपोनेंट देखने को मिल जाते हैं। एक तो हम कहते हैं सिस्टर्नी, दूसरे हम कहते हैं वेसिकल्स, तीसरे हम कहते हैं ट्यूबुल्स। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आगे की ओर कि सिस्टर्नी क्या होता है, वेसिकल्स कब बोलेंगे, और ट्यूबुल्स की कंडीशन कैसी होती है। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं सिस्टर्नी के बारे में। तो देखिए, जो सिस्टर्नी होते हैं, एक तो खास बात ये होती है कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, सैक लाइक पैरेलली अरेंज्ड स्ट्रक्चर होती है, सैक लाइक पैरेलली अरेंज्ड स्ट्रक्चर होती है। और जो सैक्यूल्स होते हैं उनके नंबर्स मोर देन 3 होते हैं, वो 7 या 8 या 9 तक भी जा सकते हैं। और मैं सिस्टर्नी की बात यहाँ पर दिखाऊं तो सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। वो जो उनके एंड पार्ट होते हैं वो नैरो होते हैं, मिडिल पार्ट उनका वाइड होता है। तो कुछ इस तरह की कैविटीज इनके अंदर या सैक लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होती है, और दे डेवलप फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से डेवलप होते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाया है, ये कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ऑन बोथ सरफेस ऑफ द सिस्टर्नी, इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। आपने देखा होगा समानांतर क्रम में यानी पैरेलली अरेंज है, और कहीं कहीं पर कुछ ग्रेन्यूल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर को सबसे पहले जो स्टडी किया है वो किसने किया था, पैलेड ने किया था। उन्हीं के नाम से इनको क्या नाम दिया जाता है, दीज आर द पैलेड ग्रेन्यूल्स। क्या बोला जाता है, पैलेड ग्रेन्यूल्स इनको कहा जाता है। तो ये जो पैलेड ग्रेन्यूल्स है, दे आर ऑल्सो राइबोसोम्स। यही क्या है, राइबोसोम्स है। तो यहां पर सिस्टर्नी की सरफेस पर जो मिलने वाले ग्रेन्यूल्स है वो राइबोसोम्स है, और एक ऐसी स्ट्रक्चर्स है, ये पैरेलली अरेंज्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है। और इनके साथ में क्या है, इनकी सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। कभी कभी पूछ लेते हैं कौन से टाइप के राइबोसोम्स है, तो यूकैरियोट्स में जो ER पर लगे हुए राइबोसोम्स है वो किस टाइप के हैं, 80S टाइप के राइबोसोम्स है। तो
यहाँ पर राइबोसोम्स कंटेनिंग पैरेलली अरेंज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको क्या बोला है, सिस्टर्नी बोला है। ये सिस्टर्नी है ना, तो उनको हम सिस्टर्नी, तो पहला कंपोनेंट हमारा क्या हो गया है, सिस्टर्नी हो गया है। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती है लैमेलिस टाइप, साइक्लाइक, बीच में कैविटीज होती हैं, तो और पैरेलली अरेंज होते हैं, ग्रेन्यूल्स इन पर प्रेजेंट होते हैं ऑन बोथ सरफेस, जिनको हम राइबोसोम्स नाम देते हैं, और राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो और दे डेवलप फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। कहां से डेवलप होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से ये डेवलप होते हैं। मैंने दिखा भी है कि जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है वहां से सिस्टर्नी डेवलप हो रहे हैं और उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो रहे हैं। और न्यूक्लियस के बारे में आपको जानकारी है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियोलस एक ऐसा साइट होता है जहां पर आरएनए सिंथेसाइज होते हैं। वो आरएनए राइबोसोम्स को बनाते हैं, और राइबोसोम्स थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स अटैच टू द ER या सिस्टर्नी। एट दैट टाइम दे आर कॉल्ड एज RER। उस समय पर इनको क्या कहते हैं, RER कहते हैं। तो ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो यहाँ पर mRNA बनेगा और tRNA बनेगा। बट जो rRNA सिंथेसाइज होगा वो न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होगा। ध्यान रखेंगे, एक स्टेज होती है, आपने नाम भी सुना होगा, टीलोफेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ये जो टीलोफेज एक स्टेज है माइटोसिस की, तो इस स्टेज के दौरान आप देखते हैं कि इस स्टेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस दोनों रीफॉर्म हो जाते हैं। दोबारा से इनका फॉर्मेशन होता है। साइटोकाइनेसिस से पहले इनका फॉर्मेशन हो जाता है, रीफॉर्मेशन हम कह सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं लेट प्रोफेज के बारे में, जब मैं लेट प्रोफेज के बारे में बातें करता हूं, तो लेट प्रोफेज के दौरान जो माइटोसिस की स्टेज है लेट प्रोफेज, तो वहां पर दोनों कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस दोनों क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट। तो कैरियोकाइनेसिस में पहले क्या आएगा, प्रोफेज आएगा। तो प्रोफेज के लेट प्रोफेज में क्या होगा, ये दोनों डीजनरेट हो जाते हैं, डिसोल्व इनटू द साइटोप्लाज्म। बट जब टीलोफेज स्टेज आएगी तो टीलोफेज के दौरान ये फिर से बन जाते हैं। तो इनको बनाने में कौन रोल प्ले करता है, तो कौन रोल प्ले करता है, फ्रॉम ER। तो ER इसको रिफॉर्म करने का काम करता है ड्यूरिंग टीलोफेज स्टेज। डीजनरेट कब हो जाएंगे, मैंने बताया है अभी, लेट प्रोफेज के दौरान, माइटोसिस स्टेज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इनको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी सिस्टर्नी की बातें हो रही थी, तो मैंने बता दिया है कि किस तरह की स्ट्रक्चर्स है, कौन से टाइप के राइबोसोम्स यहाँ पर अटैच होते हैं। तो राइबोसोम्स कंटेनिंग है। अगर मैं बातें करता हूँ नंबर 2, हमारा सेगमेंट क्या है, नंबर 2 मैंने क्या बोला था, नंबर 1 पर सिस्टर्नी और नंबर 2 पर वेसिकल्स यहाँ पर आ जाते हैं। जब मैं वेसिकल्स की बातें करता हूँ, तो वेसिकल्स जो होते हैं वो सर्कुलर या स्फेरिकल या ओवल शेप के होते हैं या राउंड शेप के होते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर इनकी होती है, और इन पर भी कहीं कहीं पर क्या होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके सरफेस पर। और इन ग्रेन्यूल्स को हम पहले ही बता चुके हैं, these granules are called as राइबोसोम्स। इनको हम राइबोसोम्स नाम देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि ये राउंड शेप के हो सकते हैं या ओवल शेप के हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं ये सर्कुलर शेप के हैं। बट इनमें कहीं कहीं पर ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके सरफेस के ऊपर। तो दीज आर द राइबोसोम्स। ये भी कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। ये भी क्या है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। और ये भी कैसी है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। बट इनमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्फेरिकल या ओवल शेप के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक 2 स्ट्रक्चर मैंने बताए, दोनों भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। लेकिन जब मैं तीसरे नंबर की बातें करता हूँ, थर्ड नंबर की मैं बातें करता हूँ, तो थर्ड नंबर पर क्या आता है, वेसिकल्स आता है। जो उनका थर्ड नंबर का क्या आता है, ट्यूबुल्स आता है, TUBULES। तो ट्यूबुल के नाम से रिप्रेजेंट है कि जो उनकी स्ट्रक्चर है वो हाईली ब्रांच्ड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है और हाईली ब्रांच होती है। बट इन पर कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ये ब्रांच है, ये क्या है, ब्रांच्ड है और ट्यूब लाइक है, बट विदाउट राइबोसोम्स। इनके पास कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई भी ग्रेन्यूल्स यहाँ पर फाउंड नहीं होता है। तो ध्यान देंगे, जिन जिन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ऐसे स्ट्रक्चर्स
या ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं ER के अंदर वही पार्टिसिपेट करेंगे प्रोटीन के फॉर्मेशन में। इसका मतलब ये कतई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा प्रोटीन के फॉर्मेशन में, इसकी अलग फंक्शनिंग होगी, ये अलग टाइप की ER को सिंथेसाइज करने का काम करेगा। बट ये दोनों कौन, दोनों सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स, ये अलग टाइप की ER को बनाने का काम करेंगे। तो इन दोनों के ये जो मैंने कंडीशन बताई है, जो ER की बातें मैं कर रहा हूं, सिस्टर्नी और वेसिकल्स, ये दोनों मिलकर अलग टाइप की ER बना रहे हैं, उसको कहते हैं RER। ये अलग टाइप की ER को सिंथेसाइज करेगा, उसको कहते हैं SER। तो इन तीनों कंपोनेंट्स के बेस पर, इनकी प्रेजेंस के बेस पर या इनकी एब्सेंस या प्रेजेंस के बेस पर हम ER को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। यानी उसकी दो टाइप्स होती है, एक हम कहते हैं SER, एक हम कहते हैं RER। तो चलिए बातें करते हैं, ये जो मैंने बताई हुई बातें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या केमिकल कंपोजिशन है ना, तो ध्यान रखेंगे। अब इस बात का एक बात आपको और ध्यान रखनी है, मैंने बता दिया गोल्जी बॉडी से थोड़ा डिफरेंट है, और जो नेटवर्क होता है किसी मतलब इंट्रासेलुलर जो एक्सचेंज होता है केमिकल सब्सटेंस का, मैंने बोला है इंट्रासेलुलर एक्सचेंज, सेल के अंदर केमिकल सब्सटेंस को ट्रांसफर करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। जो नेटवर्क बनाते हैं सब्सटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो किसको ट्रांसफर करते हैं, गोल्जी बॉडीज को। तो आगे उन केमिकल सब्सटेंस को मॉडिफाई करने का जो काम करते हैं वो गोल्जी बॉडी करती है। बट गोल्जी बॉडी तक सब्सटेंस को या केमिकल जो कंपाउंड्स है, वो चाहे लिपिड है या फैट है या कार्बोहाइड्रेट है, जो भी या अमीनो एसिड्स है, उनको ट्रांसफर कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। और किसको ट्रांसफर करने का काम करेगा, गोल्जी बॉडी को करेगा। तो हम कह सकते हैं दे हेल्प इन इंट्रासेलुलर एक्सचेंज ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस। तो हम बातें करते हैं अब किसके बारे में, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो ये बात बताने से पहले आपको पता होना चाहिए, अगर मैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करता हूं इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर मैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में बातें करने जा रहा हूं, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैसा होता है, वो पुअरली डेवलप होता है, अल्प विकसित होता है, कम विकसित होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी होती है, जो डिवाइडिंग सेल्स है प्लांट्स के अंदर, तो उनमें अगर हम ER की बातें करें तो वो लेस डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि वहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो अर्ली फॉर्म्ड सेल्स है, और अर्ली फॉर्म्ड सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। तो देखिए, अगर मैं टाइप्स की बातें करता हूं तो टाइप्स कंपोनेंट्स की प्रेजेंस के बेस पर दो टाइप के होते हैं, एक हम कहते हैं SER और एक हम कहते हैं RER, SER एंड RER। तो अगर SER की बात यहां पर हम करें, SER बोले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ऑल्सो नोन एज ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एक कणिका में अंतर प्रद्रव्य जालिका। जब हम RER की बात करते हैं तो इन्हें कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट मीन्स ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर 1 कैटेगरी, दैट इज SER के बारे में। तो ध्यान देने वाली बात है, कौन से कंपोनेंट्स इनको सिंथेसाइज करने का काम करेंगे, तो हम कह सकते हैं ओनली दे आर मेड अप ऑफ, ये किन टाइप के कंपोनेंट से बने होते हैं, ओनली दे आर मेड अप ऑफ, हम कह सकते हैं क्या नाम दिया है, TUBULES, ट्यूबुल। मैंने अभी बताया है कि ट्यूबुल्स आर हाईली ब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बट विदाउट ग्रेन्यूल्स या राइबोसोम्स। इनके पास अपना कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कतई या बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दे आर ओनली ट्यूबुल्स कंटेनिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स। इनके पास क्या नहीं होता है, इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं। जब इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं तो ये किस में मदद नहीं करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड एंड स्टीरॉयड
हार्मोन्स, ये लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। मैं स्टेरॉइड हार्मोन्स के कुछ नाम देता हूं आपके सामने, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि कोर्टिसोल, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, आपने नाम सुने होंगे एल्डोस्टेरोन, एक्सेट्रा हार्मोन्स को उसके फॉर्मेशन में काम आने का काम कौन करते हैं? एससीआर करते हैं। तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप क्या देखते हैं, अगर मैं मसल्स देखिए कहाँ फाउंड होते हैं एससीआर? मोस्टली फाउंड इन कहाँ मिलते हैं? मोस्टली इन, जैसे आपने सुना होगा मसल सेल्स में ज्यादातर मिलते हैं। जहां पर फैट ज्यादा होगा या लिपिड कंटेंट ज्यादा होंगे वहां पर इनके मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एडिपोज सेल्स या टिश्यूज आप देखते हैं, या गोबलेट सेल्स भी आप देख सकते हैं, और रेटिनल सेल्स ऑफ आईज, लिवर सेल्स में भी देखने को मिल जाते हैं, लिवर सेल्स में, गोबलेट सेल्स में देखने को मिल जाते हैं। गोबलेट सेल्स म्यूकस को जो फॉर्म करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो एरिया जहां पर लिपिड्स या फैट ज्यादा होगा वहां पर भी इनके मिलने की संभावना ज्यादा होती है। इनका और भी फंक्शन क्या होता है? दे ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये इनके फॉर्मेशन में भी काम आते हैं। विटामिन सी के फॉर्मेशन में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। विटामिन सी के फॉर्मेशन में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के बनाने में भी काम आते हैं। जैसे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल वॉल के रॉ मटेरियल्स के बनाने में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और हमने बताया कि एससीआर जो डेवलप होते हैं, हम बता सकते हैं यहाँ पर कि एससीआर में डेवलप फ्रॉम, किससे डेवलप होते हैं? में डेवलप फ्रॉम RER। जब RER के राइबोसोमल कंटेंट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या रिमूव हो जाएंगे तो दे कन्वर्ट इनटू एससीआर। आई मीन टू से कि ये RER से डेवलप होते हैं, ओरिजिनेशन के बेस पर ये RER से डेवलप हो सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। और भी बातें बहुत सारी है एससीआर के बारे में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी बातें मैंने बता दी हैं, किन से बना होता है, इनके पास राइबोसोम्स नहीं होगा, ये RER से डेवलप हो सकते हैं, ये लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स के फॉर्मेशन में काम आते हैं, जैसे कि मैंने नाम दिया है टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। और ये मोस्टली उन एरियाज में मिलते हैं, उन कोशिका या उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जहां पर लिपिड या फैट कंटेंट ज्यादा होते हैं, जैसे मसल सेल्स है, एडिपोज सेल्स है, टिश्यूज है, रेटिनल सेल्स है आईज की, कुछ लिवर सेल्स में भी देखने को मिल जाते हैं, गोबलेट सेल्स में भी देखने को मिल जाते हैं। और इनका अदर फंक्शन भी क्या हो सकता है? विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मेशन में भी इनका फंक्शन हो सकता है। तो ये बातें मैंने डिस्कस की है। अभी हमारा एससीआर कंटेंट चल रहा है, अभी मैं उसके बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो और भी बातें आप जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एससीआर से जुड़ी हुई बातें। आपने देखा होगा, मैंने भी बताया कि रेटिनल सेल्स में होते हैं। तो रेटिनल सेल्स में आपने एक नाम सुना होगा, एक MYL, माइलोइड बॉडीज नाम सुना होगा आपने। जो माइलोइड बॉडीज होती है तो एक्चुअल में दे आर दे आर मॉडिफिकेशंस ऑफ, या दे आर मेड अप ऑफ SER। ये फैटी या लिपिड के बने हुए बॉडीज है जो रेटिनल सेल्स ऑफ आईज में प्रेजेंट होती है। और हम कह सकते हैं दे आर फाउंड इन रेटिनल सेल्स ऑफ आईज। ये आईज की रेटिनल सेल्स में प्रेजेंट होती है। और इनका जो काम होता है, ये जो विजुअल पिगमेंट्स होते हैं, जो हमारी इमेज बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं हमारी आई रेटिना पर, तो विजुअल पिगमेंट्स फॉर्मेशन में ये काम आते हैं। इनका टारगेट क्या है? जो भी विजुअल पिगमेंट्स होते हैं आईज में, तो उनके फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प करते हैं। और हमारी आईज को
हमारी आईज को ये सिक्रेशन से प्रोटेक्ट रखते हैं, क्योंकि SCR जो होता है वो गोल्जी बोल्ड में कन्वर्ट होगा और उसका काम क्या होता है, सिक्रेशन होता है। तो इससे क्या होता है, जब जो हमारी रेटिना, जो हमारे आईज है, तो उनमें फ्रिक्शन कम होगा, क्योंकि वो म्यूकस निकलता रहेगा, वो सिक्रेशन निकलता रहेगा म्यूसिलेजिनस, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होगा, तो उससे प्रोटेक्ट रहेगी हमारी आईज, और विजुअल पिगमेंट्स के बनाने में पार्टिसिपेट करता है, जिससे कि वो इमेज बनाने में वहां पर रोल प्ले करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम कहते हैं माइलोइड बॉडीज। मैंने माइलोमा सेल्स नहीं बोला है, मैंने माइलोइड बॉडीज बोला है। माइलोइड बॉडीज ओनली मेड अप ऑफ SCR, फैट कंटेनिंग ये बॉडीज होती है। तो ये ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। इसमें RR का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर SCR ही इसमें केवल पार्टिसिपेट करता है। दूसरे, SCR ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, किसमें मदद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। अभी डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, टू डू फंक्शनलेस द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स एज ड्रग्स, एंटीजेंस या अदर टॉक्सिक एजेंट्स। कोई ड्रग्स है, कोई माइक्रोब्स है, या कोई टॉक्सिक एजेंट्स है, उनके खिलाफ प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है, ये SCR करता है। तो टू डू फंक्शनलेस डिटॉक्सिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक एंजाइम्स, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स की प्रेजेंस में वो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। एज में कुछ नाम दे रहा हूं यहाँ पर, P448, साइटो P448 और साइटो भी कह सकते हैं, साइटो 450, ये कुछ एंजाइम के नाम लिखे हैं मैंने, 450 और भी नाम है यहाँ पर, जैसे कि हम कह सकते हैं न्यूक्लियेजेस, ऑक्सीडेजेस एक्सेट्रा एंजाइम्स डेवलप फ्रॉम द सरफेस ऑफ SCR की मेम्ब्रेन की सरफेस से एंजाइम डेवलप होते हैं। इनमें जो कॉमन एंजाइम्स है, मैंने बोला है यहाँ पर साइटोक्रोम P450 है ना, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। किसी भी टॉक्सिक एजेंट या माइक्रोब्स या एंटीजेंस के खिलाफ ये सेल की प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। तो इनको आप ध्यान रखना है, ये दोनों एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दे डेवलप या दे सीक्रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द SCR मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम हमारा SCR के ही कंटेंट चल रहे हैं, तो और भी बातें बताएंगे हम आपको। SCR में देखिए, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि इन मसल्स, जो मसल्स होती है ह्यूमन केस में, तो मसल्स के अंदर जो SCR प्रेजेंट होती है उनको एक नाम देते हैं, क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं। दे आर मॉडिफाइड SCR, ये भी क्या है, SCR ही होती है जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो क्या नाम दिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका रोल क्या होता है, तो ये जानकारी आपको है कि रोल क्या होता है। दे हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, किसमें हेल्प करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो इट इज द काइनेटिक फंक्शन, ये काइनेटिक फंक्शन है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इन या यूटिलाइजिंग ATP एनर्जी, किसको यूटिलाइज करते हुए, ATP एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, मांसपेशियों के संकोचन की क्रिया को अंजाम देते हैं, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, एक काइनेटिक फंक्शन को अंजाम देते हैं। तो इसमें भी किनका रोल है, SCR का रोल है मसल्स में, और SCR को मसल्स के अंदर क्या नाम देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं। तो इसी से नाम बना है सार्कोप्लाज्म, आपको याद होगा, सार्कोप्लाज्म इंपल्स ब्रेन से कनेक्ट करता है, तो सार्कोप्लाज्म कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करने वाला भी कौन है, SCR है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ATP एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए। तो ये बातें थी किससे जुड़ी हुई, SCR से जुड़ी बातें थी। तो आगे बढ़ते हैं, अगर हम बातें करते हैं किसके बारे में, RER के बारे में बातें करते हैं।
RER। तो हमारा नेक्स्ट क्या है पार्ट, RER। तो देखिए, हाँ स्टूडेंट्स, तो हम अब यहाँ पर टाइप 2 की बातें यहाँ पर करने जा रहे हैं। अभी मैंने SCR के बारे में आपको बताया, वो सारी बातें मैंने डिस्कस कर दी है कि SCR का रोल क्या है, वो किन किन कंपोनेंट से सिंथेसाइज होता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी काम आ सकता है, या हमने बताया है कि वो विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मेशन में भी काम आता है। मैंने आपको ये भी बताया इसका जो मेन टारगेट है, जो मेन फंक्शन है, वो फॉर्मेशन ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनके मैंने नाम भी आपके सामने रखे हैं। तो सारी बातें, वो रेटिनल सेल्स के बारे में, माइलॉइड बॉडीज के बारे में जो मैंने बातें की है, वो सारी बातें आपको SCR के बारे में पढ़नी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम नंबर 2 की बातें यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो नंबर 2 हमारा क्या है, RER, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अभी मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि किन किन कंपोनेंट से बना होता है। तो ये जो RER की बातें मैं करता हूं, RER किन से बना होता है, मेड अप ऑफ, मैंने 2 नाम दिए थे अगर आपको याद हो। एक तो मैंने नाम बोला था सिस्टर्नी, और एक क्या है, वेसिकल्स। मैंने इनके नाम क्यों रखे, बिकॉज दे कंटेन राइबोसोम्स। इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। SCR में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। और किस टाइप के राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो सिस्टर्नी और वेसिकल से ये बने होते हैं, और ये उन एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी के उन सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, या उन टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं जहां पर प्रोटीनेशियस कंडीशन ज्यादा होती है। जैसे कि आप देखते हैं, जो पैनक्रियाटिक टिश्यू है, आपने सुना भी होगा, डाइजेशन के दौरान बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं। तो एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स। तो उसका मतलब क्या है, वहां पर RER डेफिनेटली ज्यादा होगा, वेल डेवलप होगा। तो पैनक्रियाटिक जो पैनक्रियाटिक टिश्यू है वहां पर भी मिलते हैं, यानी पैनक्रियाटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे। लिवर सेल्स में भी प्रेजेंट हो जाते हैं, उसमें भी कुछ एंजाइम होते हैं जो रिलीज होते रहते हैं। और आपने देखा होगा निसल ग्रेन्यूल्स ऑफ ब्रेन की जो सेल्स है उनके निसल ग्रेन्यूल्स भी जो है RER के बने होते हैं, है ना। और एंड आप कह सकते हैं कि जो इंटेस्टाइन की जो सेल्स है वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स। तो एक्सेट्रा जो भी प्रोटीनेशियस एरियाज है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं कॉमनली। तो उनका काम क्या होता है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। किसमें मदद करते हैं, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्पफुल होते हैं, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। किनकी मदद से, आपने जाना भी होगा, जो राइबोसोम्स होते हैं बेसिकली दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्या कहते हैं इनको, प्रोटीन फैक्ट्रीज इनको बोला जाता है। दैट मीन्स दे आर द मेन साइट ऑफ द प्रोटीन फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो देखिए, अब हम अगर बात करते हैं कि प्रोटीन की साइट कौन है, अगर कहते हैं आपसे कि साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन कौन है, तो आप कहेंगे राइबोसोम्स है। ये ऐसा हाउस है, ऐसी फैक्ट्रीज है जहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, जब राइबोसोम्स की बातें आती है, उसको बताने से पहले मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। अगर हम निसल ग्रेन्यूल्स की बातें करते हैं, तो निसल ग्रेन्यूल्स कहाँ मिलते हैं, ब्रेन सेल्स के अंदर मिलते हैं, और ओनली मेड अप ऑफ RER। आप जानते हैं इंपल्सिस को कंडक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। निसल ग्रेन्यूल्स वो केवल ब्रेन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हम कह सकते हैं दे आर मेड ऑफ ओनली RER। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं राइबोसोम्स की बातें करता हूं, मैंने भी बोला कि राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं जो सिस्टर्नी या वेसिकल्स के सरफेस पर डेवलप होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो 80S को सिंथेसाइज करने के लिए 2 सब यूनिट्स होती है, 2 सब यूनिट से बने होते हैं राइबोसोम्स। कौन कौन सी, एक तो लार्जर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट है, और ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S होती है, और जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो 40S होती है। ये जो S है, ये जो S यूज करते हैं टर्म हम, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वेडबर्ग। तो ये जो S यूनिट है वो स्वेडबर्ग कोफिशिएंट बोला जाता है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो जब हम
राइबोसोम्स की यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तब तब हम एस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं स्वेडबर्ग साइंटिस्ट की वजह से। तो द एस दैट इज द स्वेडबर्ग कोफिशिएंट या कांस्टेंट। तो ध्यान देंगे, अगर हम कहते हैं कि 80s को कौन सिंथेसाइज करता है तो 60s प्लस 40s दोनों मिलकर 80s को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। लेकिन 60 और 40 जब दोनों मिलेंगे तो वो 80s को बना रहा है, तब वो 80s को बना रहा है। क्या बनाएगा? 80s। तो जो 20s है वो बाइंडिंग में यूटिलाइज हो रहा है, तो 60s हमारे पास रिजल्ट आता है। लेकिन किसकी प्रेजेंस में? इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg आयंस। ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है? Mg आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो Mg आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर भी। तो देखिए मैं उसी के बारे में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, मैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर Mg आयंस की साइटोप्लाज्म के अंदर, अगर Mg आयंस की कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म के अंदर, अगर Mg आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन? Mg आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर कितनी है? 0.001 m है, तो क्या होगा? तब बोथ सब यूनिट्स एसोसिएट, तो क्या हो जाएगा? एसोसिएशन होगा। मतलब एक बड़े वाली यूनिट एक छोटे वाली यूनिट से एसोसिएट हो जाएगी और इस कॉम्प्लेक्स को बनाने का काम करेगी, जिसको हम कहते हैं 80s कहते हैं। तो 80s राइबोसोम्स को बनाने का काम करेगी, जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर हम ये कहें कि अगर किसी वजह से कॉन्सेंट्रेशन इससे कम हो जाए, 0.0001 m तक पहुंच जाए, तो उसका मतलब क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन इससे कम हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन हो जाएगा। ऐसी यूनिट्स में क्या होगा? ये यूनिट्स अलग अलग हो जाएगी, ये यूनिट्स अलग अलग हो जाएगी। दैट मीन्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? लो होगी। जब कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगी इस कंडीशन से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? डिसोसिएशन हो जाएगा। अगर उतना कॉन्सेंट्रेशन है तो एसोसिएशन हो जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए? 0.01 m तक हो जाए, ये क्या है? इस कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ये वाली कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है इससे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? डाइमर्स बनना शुरू हो जाएंगे। डाइमर्स यानी बड़े बड़ी वाली यूनिट बड़ी ही यूनिट से एसोसिएट करेगी, तो लार्जर यूनिट से एसोसिएट कर जाएगी। ऐसे ऐसे डाइमर्स बन जाएंगे जैसे कि 120s या 100s, मतलब बड़े बड़े साइज के डाइमर्स बन जाएंगे। वो डाइमर्स जो होता है यूजलेस होता है, बेकार होते हैं, वो प्रोटीन के सिंथेसिस में काम नहीं आते हैं, तो वो वेस्ट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो हम कह सकते हैं जब जब कॉन्सेंट्रेशन इतना होगा तो एसोसिएशन होगा, कम होगा तो डिसोसिएशन हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो डायमर्स बनना शुरू हो जाएंगे। 120s जैसे बड़े बड़े डायमर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम राइबोसोम्स के केमिकल कंपोजिशन की बातें करते हैं, अगर हम राइबोसोम्स के केमिकल कंपोजिशन की बातें करते हैं, तो कौन कौन राइबोसोम्स के केमिकल कंपोजिट फॉर्म जो होती है, तो कौन बनाएगा? rRNA प्लस RNPs, बोले तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ये दोनों मिलकर किसको बनाएंगे? राइबोसोमल यूनिट्स को सिंथेसाइज करेंगे। राइबोसोमल यूनिट्स को सिंथेसाइज करेंगे मतलब क्या? यानी 60s बनाएंगे और 40s बनाएंगे, 60s बनाएंगे और 40s बनाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, एक आउटलाइन मैंने बनाई थी, न्यूक्लियस, ये का आउटर इनर मेम्ब्रेन दोनों मैंने एक साथ बना दिया है। ये न्यूक्लियोलस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, न्यूक्लियोलस। और ये क्या है? क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन नेटवर्क है, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये जो न्यूक्लियोलस है, तो ध्यान रखेंगे आप, ये जो न्यूक्लियोलस होता है, इसमें यूकैरियोट्स के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है? 5 to 10% क्या होता है? rDNA होता है। ये कौन सा डीएनए है? इसको हम कहते हैं राइबोसोमल डीएनए। ये हेलिकल डीएनए होता है। लगभग 5 से 10% भाग
न्यूक्लियस का जो टोटल डीएनए है उसका 5 to 10% पार्ट किस में होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। तो उसको क्या बोलेंगे, आरडीएनए बोलेंगे, दैट इज राइबोसोमल डीएनए। इस डीएनए का जो एक ऐसा डीएनए है, हेलिकल डीएनए है, और इस डीएनए का काम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, क्या बोला मैंने, आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू ये आरएनए को सिंथेसाइज करने का काम करेगा, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है 5 प्राइम टुवर्ड्स 3 प्राइम। तो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम की प्रेजेंस में न्यूक्लियोलस के अंदर, जिसको हिंदी में केंद्रिका कहते हैं, इस एंजाइम की प्रेजेंस में इस प्रोसेस को अप्लाई करते हुए डीएनए से आरएनए बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। ये राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन से ट्रीट करके राइबोसोमल यूनिट्स को सिंथेसाइज करने का काम करता है। वो कैसी, देखिए ये यूनिट जो है एकदम से नहीं बनती है, 60s 40s भी अगेन छोटी छोटी यूनिट से बना होता है, यानी राइबोसोम में अभी आगे सेगमेंट आएगा आपका। तो राइबोसोम को हम नेक्स्ट वाली क्लास में लेकर आएंगे, उसको डिटेल में पढ़ाएंगे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स है, कौन कौन सी छोटी छोटी यूनिट्स होती है जो 60s को बनाएगी मिलकर और अलग से 40s मिलकर बनाएगी, कितनी प्रोटीन्स वहां पर पार्टिसिपेट करेगी, ये प्रोटीन्स कैसी है, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है, बेसोफिलिक नेचर वाली है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है, इनकी नेचर कैसी है, बेसोफिलिक है, ये बेसोफिलिक हम कह सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये सारी बातें डिस्कस होगी नेक्स्ट वाली क्लास में। तो आज के लिए आप इतना कर लीजिए, तो फिर से हम नई क्लास में आएंगे नए कंटेंट के साथ में। तो फिर से हम सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने बायोनिटा क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो उसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखें। आई होप कि आप अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।